नमस्कार दोस्तों। हरिशंकर परसाई के अपनी अपनी बीमारी का भागनो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप सब ध्यानपूर्वक सुनोगे। सिलसिला फ़ोन का, यह जो फ़ोन लग गया है उसके लिए 350 रुपये खरेन जी ने जमा किए थे, लिहाजा उन्हें अमर करना ज़रूरी है। इस अमर कृति के पहले ही वाक्य में उनका नाम आ गया। अब वह अपने कर्तव्य से अपनी उम्र बढ़ाने की झंझट में न पड़े। उनका काम मैंने कर दिया है। 30वीं शताब्दी के लगभग कोई शोध छात्र पैदा होगा जो विभाग के अध्यक्ष को अपने गांव का शुद्ध घी खिलाकर, उनकी पत्नी को बच्चे के गुच्छे समेत प्रदर्शनों में झूला झुलाकर ज्ञान की साधना करेगा। वह यह पता जरूर लगा लेगा कि 20वीं सदी में यह है कौन भला मानस हो गया जो लेखक के घर भी फ़ोन लगवा देता था। जो नहीं है उसे खोज लेना शोधकर्ता का काम है। काम जिस तरह होना चाहिए उस तरह न होने देना विशेषज्ञ का काम है। जिस बीमारी से आदमी मर रहा है उससे उसे न मरने देकर दूसरी बीमारी से मार डालना डॉक्टर का काम है। अगर जनता सही रास्ते पर जा रही है तो उसे गलत रास्ते पर ले जाना नेता का काम है। ऐसा पढ़ाना कि छात्र बाजार में सबसे अच्छे नोट्स की खोज में समर्थ हो जाए। प्रोफेसर का काम है, खैर जिसका जो काम है वह जाने। मेरे काम है अमर करना और ऑल इंडिया करना। ऑल इंडिया कर देने का रेट 100 रुपये है। 100 रुपये लेकर मैं ऐसा लेख लिखता हूँ जो छपते ही मर जाए। मेरे दाता का नाम सारे देश में फैल जाता है पर अमर नहीं होता। लेख की क्वालिटी ही ऐसी होती है कि वह छपते ही मर जाता है। एक साहब से मैंने 100 रुपये लिए थे। इतनी उम्र हो गई, किसी का पैसा वापस करने का गंदा विचार मेरे मन में कभी नहीं आया। पर सभी का मेरे मन तो मेरे जैसा निर्मल नहीं होता है। उस सज्जन के मन में पैसा संबंधी गंदा विचार था। मैं हूँ साहित्यकार और साहित्यकार का धर्म है मनुष्य के मन को निर्मल करना। मैं धर्म से गिर जाता अगर यह बर्दाश्त करता कि एक भले मानस के मन में 100 रुपये बड़े बड़े सड़क गए। मैंने एक लेख में उनके नाम का उल्लेख कर दिया। उनके पास बम्बई और दिल्ली से दोस्तों की चिट्ठियाँ आ गई है कि तुम्हारा नाम पढ़ लिया। इसके उनका मन में मेरी तरह निर्मल हो गया। सड़े रुपये निकल गए, मेरा धन निभ गया। साहित्य का ठीक ढंग से उपयोग किया जाए तो समाज को बड़े फायदे होते हैं। छोटे शहरों के अखबारों में शादी, संतान और फ़ोन के समाचार छपते हैं। इधर एक अखबार में शादी के समाचार जीव जोरी जेरू शीर्षक के नीचे छपते हैं। बिहारी का वह दोहा है, यह है चिर जीव है जोरी जोरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा वे हलदर के वीर। मेरे इस फ़ोन का समाचार छपा था। ऊपर किन्हीं मिसर जी के घर पुतर ततर की प्रतीति का समाचार था। उसके ठीक नीचे मेरे इस फ़ोन रतन का, जिस मिसेज फिशर को पुत्र की प्रसव पीड़ा हो रही थी। तब मैं फ़ोन की प्रसव पीड़ा भोग रहा था। 350 रुपये का एकाएक प्रबंध करना विकट प्रसव पीड़ा है। इसे मिसेज मिसर नहीं जानती, मिसर जी जानते हैं। जज की खर्चे के लिए का रुपयों का इंतजाम करने में मिसर जी को जितनी पीड़ा हुई होगी उतनी पीड़ा में 10 बच्चे पैदा हो जाते। अगर प्रकृति नर को भी प्रसव करने की सुविधा दे दे तो मिशन जी मिसराइल से कहेंगे तू रुपयों का इंतजाम कर, बच्चों में दिए देता हूँ। और मिसर जी झंझट से बरी होकर मैटर्निटी होम में दाखिल हो जाएंगे। छपा था अमुक मिसर जी का पुत्र रतर की प्राप्ति हुई। बधाई। मुझे यह समझ में नहीं आता कि पैदा होते ही कैसे जान लिया कि बेटा जी रतर है, वह कंकड़ नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। अभी पुत्र कहे और अगर पैसा वैसा निकले तो रतन कहने लगे। वैसे भी बिगड़े लड़कों को रतन कहते ही हैं। अच्छा, सुपुत्र क्या होता है और धर्मपत्नी क्या चीज़ है? धर्मपत्नी होती है तो अर्ध पत्नी क्या नहीं होती कोई? क्या धर्मदा के किसी पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं? विकट कर्कशाय तक धर्म पत्नी कहलाती है। इधर एक कर्कशा है जो पति को पीठ तक देती है, पर पति जब उसका परिचय देते हैं तब कहते हैं यह मेरी धर्म पत्नी है। और धर्म पत्नी भी अपने को पतिव्रता समझती है। पति को चाहे पीठ पर
पराये आदमी से नज़र नहीं मिलती। धर्मपत्नी होती है, धर्मपिता होता है किसी दूसरे आदमी को जो वास्तविक पिता नहीं है। पिता मान लिया जाए तो वह धर्मपिता कहलाता है। भाषा के बड़े छल हैं और फिर धर्म के मामले में शुरू से ही कन्फ्यूजन रहा हूँ। मेरा एक प्रगतिशील दोस्त कहता है, ये सूत्र रतर मंगल शुभ धर्म आदि भाषा के समांति संस्कार हैं। किसी भी प्रगतिशील को सुपुत्र होने से इनकार कर देना चाहिए। मैं बचपन से ही इनका इनकार कर चुका हूँ। मैं आदि प्रगतिशील हूँ, मगर विवाहित प्रगतिशील अपनी बीवी को अर्धपत्नी कहे तो ठीक रहेगा। पुत्र रतन कहो चाहे सुपुत्र कहो, कुल वास्तविकता यह है कि परिवार नियोजन के तमाम प्रचार के बावजूद मिश्र जी के घर एक लड़का हो गया। ऐसे समाचारों के प्रकाशन पर रोक लगनी चाहिए। इनसे प्रोत्साहन मिलता है। मिश्र जी के समाचार से दुबे जी को प्रोत्साहन मिलता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। एक बच्चे के पैदा होने का समाचार पढ़कर दूसरा बच्चा पैदा होने का उत्सुक हो जाता है। इस जमाने में बच्चा होना श्रम और संकट की बात है। अगर समाचार छपना ही है तो परिवार नियोजन की भावना के अनुकूल ऐसा समाचार छपना चाहिए। अमुक आदमी के यहाँ कल लड़का हुआ, अधिकार है सारा राष्ट्रदर उस पर थूक रहा है। यह जो 2 या 3 बच्चे बस वाला पोस्टर है, यह गलतफहमी फैलाने लगा है। इससे 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ स्त्री बैठी है। एक स्त्री ने दीवार पर लगे एक पोस्टर को देखकर पोस्टर वाली से कहा, ए बहन जी, हमको मत बनाओ, तुम्हारे कल 2 ही नहीं हैं, उनको भी तो जोड़ो जो पढ़ने गए हैं। चतुर स्त्री समझ गई कि पोस्टर वाली ने 2 बड़े बच्चों को तो पढ़ने भेज दिया और ये 2 छोटे हमें दिखाकर बुद्धू बना रही है। परिवार नियोजन वाले इस पोस्ट में सिर्फ एक बच्चा माँ की गोद में रखे और दूसरे को स्कूल जाता बताए। नीचे यह लिखी, भाई हमारे 2 ही हैं, एक गोद में है और दूसरा पढ़ाने गया है। छोटे शहर की मानसिकता अलग होती है। यहाँ फ़ोन मिलने पर बधाई दी जाती है। मैं जो फ़ोन की बात कर रहा हूँ तो मुझे अपने एक मित्र की याद आ रही है जो मुझे पर्वतशियल कसबाई कहता है। दिल्ली में कुछ साल पहले हम 1 साल ठहरे थे। मैंने सुबह समय जानने के लिए 174 नंबर डायल किया। बड़ा सुरीला संगीत में नारी कंठ बोला, टाइम इज 10 आवर्स 5 मिनट्स। मैं उद्वेलित हो गया। इतनी मीठी आवाज़ में आजकल कौन समय बताता है। मैंने कह दिया, थैंक यू। यह मेरा दोस्त खिलखिलाया, बोला, ओरे परविशियल, किसे धन्यवाद दे रहे हो? वहाँ कोई थोड़े ही बैठी है। मुझे कतई विश्वास नहीं हुआ। यह सुरीली आवाज़ किसी यंत्र की करामात हो सकती है। हो भी तो कोई बात नहीं। इतनी मीठी आवाज़ में कोई समय बताए तो कोई अपने को धन्यवाद देने से कैसे रोके। वह चाहे कुछ कहे, वह गवाह है कि मैं उस फ़ोन के कारण सट्टे के अंक के बताने वाला ज्योतिषी हो सकता था। हुआ नहीं। यह मेरी दूसरे ज्योतिषियों पर मेहरबानी है। मैं एक दिन सड़क पर खड़ा हुआ, फिर मित्र को फ़ोन का नंबर बता रहा था। पास ही खड़े एक और आदमी ने नंबर नोट कर लिया। मैं समझ आ गया कि खुफिया विभाग का होगा। दूसरे दिन वह मकान का पता लगाते हुए आ गया। बोला, साहब कल के फिंगर तो ठीक आ गए, आज के और बता दीजिए। मैंने कहा, कौन से फिंगर? उसने कहा, सट्टे के जो आप कल मोटर स्टैंड पर बता रहे थे। मैं अभी भी पछताता हूँ कि मैं खुद सट्टा क्यों नहीं खेल गया। बारात की वापसी, बारात में जाना कई कारणों से टालता हूँ। मंगल कार्यों में हम जैसे चढ़ी उम्र के कुंवारों का जाना अपशकुन है। महेश बाबू का कहना है, हमें मंगल कार्यों से विधवाओं की तरह ही दूर रहना चाहिए। किसी का अमंगल अपने कारण क्यों हो। उन्हें पछतावा है कि 3 साल पहले जिसकी शादी हो गए थे उनकी तलाक की स्थिति पैदा हो गई है। उनकी यह शोध है कि महाभारत युद्ध न होता, अगर भीष्म की शादी हो गई होती, अगर कृष्ण मेनन की शादी हो गई होती तो चीन हमला न करता। सारे युद्ध परहेड़ कुंवारों के अहंग की दृष्टि के लिए होते हैं। 1948 में तेलंगाना में किसानों का सशस्त्र विद्रोह देश के वरिष्ठ कुंवारे विनोबा भावे के अहम की तुष्टि के लिए हुआ था। उनका यह भूदान के रूप में तुष्ट हुआ। अपने पुत्र की सफल बारात से प्रसन्न मायाराम के मन में उस दिन नागपुर में बड़ा मौलिक विचार जागा था। कहने लगे, बस अब
तुम लोगों की बारात में जाने की इच्छा है। हम लोगों ने कहा अब किशोरों जैसी बचकानी बारात तो होगी नहीं, अब तो बारात ऐसी होगी कि किसी को भगा कर लाने के कारण हथकड़ी पहने हम होंगे और पीछे चलोगे तुम लोग। जमानत देने वाले ऐसी बारात होगी, चाहे तो बैंड भी बजवा सकते हैं। विवाह का दृश्य बड़ा दरुण होता है। विदा के वक्त औरतों के साथ मिलकर रोने को जी करता है। लड़की के बिछुड़ने के कारण नहीं, उसके बाप की हालत देखकर लगता है इस कौम की आधंगी ताकत लड़कियों की शादी करने में जा रही है, पाँव ताकत छिपाने में जा रही है, शराब पीकर छिपाने में, प्रेम करके छिपाने में, घूस लेकर छिपाने में, बची हुई पाँव ताकत से देश का निर्माण हो रहा है। तो जितना हो रहा है बहुत हो रहा है, आखिर 1/4 ताकत से कितना होगा। यह बात मैंने उस दिन एक विश्वविद्यालय के छात्र संघ के वार्षिकोत्सव में कही थी। कहा था तुम लोग क्रांतिकारी तरुण तरुणियाँ बनते हो, तुम इस देश की आधी ताकत को बचा सकते हो। ऐसा करो, जितनी लड़कियां विश्वविद्यालय में हैं उनसे विवाह कर डालो। अपने बाप को मत बताना, वह दहेज मांगने लगेगा। इसके बाद जितने लड़के बचे वे एक दूसरे की बहन से शादी कर लें। ऐसी बुनियादी क्रांतिकारी काम कर डालो। फिर जिस सिगड़ी की ज़मीन पर रखकर तुम्हारी माँ रोटी बनाती है उसे टेबल पर रख दो, जिससे तुम्हारी पत्नी सीधी खड़ी होकर रोटी बना सके। 20-22 सालों से सिगड़ी ऊपर नहीं रखी जा सकी और न झाड़ू में 4 फुट का डंडा बांधा जा सका। अब तक तुम लोगों ने क्या खाक क्रांति की है। छात्र थोड़ा चौंके, कुछ ही करते भी पाए गए मगर हुआ कुछ नहीं। एक तरुण के साथ सालों मेहनत करके उसके ख्यालात मैंने संवारे थे। वह शादी के मंडप में बैठा तो ससुर के बच्चे की तरह मचल कर बोला, बाबूजी हम तो वेस्पा लेंगे, वेस्पा के बिना और कहीं नहीं उठाएंगे, कोर नहीं उठाएंगे। लड़की के बाप का चेहरा फक जी हुआ। जूता उतार कर 5 इस लड़के को मारूं और फिर 25 खुद अपने को। समस्या यो सुलझी कि लड़की के बाप ने साल भर में वेस्पा देने का वादा किया। नेक के लिए बाजार से वेस्पा का खिलौना मंगाकर थाली में रखा, फिर ₹1.25 रखा और दामाद को भेंट किया। ₹1.25 तो मरते वक्त गोदान के निमित्त दिया जाता है। न मेरे उस तरुण दोस्त की परंगशीलता का गोदान हो रहा था। बारात की यात्रा से मैं बहुत घबराता हूँ, खासकर लौटते वक्त जब बाराती होकर बोझ हो जाता है। अगर जी भरकर दहेज न मिलता तो वह बाप का बारातियों को दुश्मन समझता है। मैं सावधानी बरतता हूँ कि बारात की विदा के पहले की कुछ बहाना करके किराया लेकर लौट पड़ता हूँ। एक बारात से वापसी मुझे याद है। धन्यवाद दोस्तों। ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके बताना दोस्तों। धन्यवाद।